साल था 2024 जब प्रयागराज के विकास कॉलोनी में एक रात एक ऐसी खबर फैली जिसने सबको हिला के रख दिया, क्योंकि उस रात एक रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर के घर में 50 लाख रुपयों की चोरी होती है। जिसके बाद हरिशंकर सिंह चौहान, उनका बेटा रमन जो कि मर्चेंट नेवी में था, और उनकी बीवी, ये तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां उन्होंने पुलिस को ये बताया कि वो पैसे उन्होंने नए घर की रजिस्ट्री के लिए रखे हुए थे। जिसके बाद फतेहपुर के एएसपी विजय शंकर मिश्रा ने बिना किसी देरी किए इस केस पे 5 स्पेशल टीम को लगा दिया और बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उस घर में सिर्फ एक ही दरवाजा था और वो भी अंदर से बंद था और उस घर में उन्हें कोई भी टूटी हुई चीज नहीं मिली, ना कोई फिंगरप्रिंट मिला और ना ही कोई क्लू। लेकिन तभी इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने सबकी सांसें रोक दी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद रमन ने पुलिस के सामने ये कन्फेशन दे दिया कि वो चोरी उसी ने करी थी, क्योंकि वो पिछले 2 सालों से ड्रीम 11 और जंगली रमी जैसे फैंटेसी गेम्स में पैसे लगा रहा था और अब तक वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए हार चुका था, जिसमें से 80 लाख रुपए तो उसकी खुद की सैलरी के थे और 50 लाख रुपए पापा की सेविंग्स में से। और बस उसकी इस एक एडिक्शन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। और अब ना तो ये एडिक्शन नया है और ना ही रमन जैसे केस पहली बार हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल का डेटा निकाल के देखोगे तो आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे कि पुणे के कैब ड्राइवर गणेश कालदंते, जो कि जंगली रमी में सिर्फ 20,000 रुपए हारने के बाद अपनी जान ले लेते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि 6 लाख रुपए हारने के बाद खुद की जान लेने की कोशिश करते हैं। और बेंगलुरु में 2 लोगों ने अपनी ही जान ले ली जिन्हें पिछले 7 सालों से गैम्बलिंग का एडिक्शन था। मैसूर में एक ही फैमिली के 3 लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही अपनी जान दे दी, क्योंकि उन पे इन फैंटेसी गेम्स की वजह से 80 लाख रुपए का कर्जा था। और सबसे शॉकिंग खबर तो ये निकलकर सामने आ रही है कि अभी 2 महीने पहले की बात है, हैदराबाद में एक ही महीने के अंदर 6 लोगों ने सुसाइड किया, वो भी इसीलिए क्योंकि वो ऑनलाइन सट्टे में अपने पैसे हार गए थे। और एक आदमी को तो उसी के दोस्त ने मरवा दिया, क्योंकि उसने अपने दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लेके इन गेम्स में लगाया था। मतलब क्या हो रहा है कि आज लोग अपने और दूसरों की जान के दुश्मन बन गए और इन सब की वजह बस उस गेम के पीछे का एडिक्शन है, जिसके पीछे आज सब पागल है। तो कोई तो होगा जो इस एडिक्शन को फ्यूल कर रहा होगा, क्योंकि हाल ही में मुंबई के घाटकोपर से ये खबर निकलकर सामने आती है कि एक लड़के ने ड्रीम 11 पे 70,000 रुपए का लॉस किया। और इसमें अजीब बात पता है क्या है कि उस लड़के को टेलीग्राम के किसी ग्रुप से एक्सपर्ट एडवाइस मिलती थी कि आज किस टीम पे पैसे लगाने हैं, जिसका वो महीने का 2,000 रुपए फीस पेड कर रहा था वहां का मेंबर बनने का। मतलब एक बार सोच के देखो कि अगर ड्रीम 11 पे टीम बना के कोई भी करोड़पति बन सकता है, तो वो एडवाइस देने वाला सो कॉल्ड एक्सपर्ट खुद करोड़पति क्यों नहीं बन जाता है। मतलब आज की डेट में लोग इतने स्टूपिड हो गए हैं कि पैसे देके खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं कि अपने मेहनत से बचाए पैसों को बर्बाद कैसे करना है। और लिटरली ये हो रहा है, तभी तो आज ड्रीम 11 के पास मंथली एक्टिव यूजर 220 मिलियन से ज्यादा है और आज इस इंडस्ट्री की कीमत 34,000 करोड़ तक जा पहुंची है, जिसके 90% हिस्से को ड्रीम 11 अकेला डोमिनेट करता है। तो जहां मल्टी बिलियन डॉलर वाली कंपनीज जैसे कि ओला, जोमेटो या फिर पॉलिसी बाजार, इन जैसी बड़ी कंपनियां लॉस में ऑपरेट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ड्रीम 11 डंकी की चोट पे 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू हिट कर रहा है, जिसमें से 180 करोड़ तो उसने टैक्स भरने के बाद बचाया है, जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। तो जानते हो इतना सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा है? उन सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स की जेब में जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हो, जिन्हें हम सो कॉल्ड सुपरस्टार कहते हैं। और ये सारा पैसा आपके और मेरे जैसे आम लोगों की जेब से निकाला जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर किसी को लूटना है तो सबसे पहले उसे लालच दो। तो ठीक उसी तरीके से ये सट्टेबाजी आज खुलेआम चल रही है और गवर्नमेंट भी इन सब का कुछ करती क्यों नहीं है? आखिर क्यों आईपीएल की आड़ में आपको हर आधे घंटे में इन एड्स को दिखाया जाता है, जिनमें आपके फेवरेट क्रिकेटर्स और आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज आपको बार बार यही कहते हैं कि डाउनलोड ड्रीम 11 नाउ, खेलो दिमाग से। मतलब साफ है, अपना घर बेच दो, अपने कपड़े बेच दो, अपने बीवी बच्चों के साथ रोड पे रह लो, लेकिन सट्टा लगाओ भाई, कुछ भी करो लेकिन सट्टा लगाओ। और हाँ, रोड से याद आया, जब रोड पे 4 लोग पत्ते खेलते हैं तो पुलिस तो उनको मारते मारते स्टेशन तक लेके जाती है, लेकिन आज ये सट्टेबाजी इतने बड़े लेवल पे हो रही है, इसे कोई क्यों नहीं रोक रहा है? क्या सिस्टम भी इसमें मिला हुआ है? और क्या ये सब कभी रुकेगा भी या नहीं? तो इस पहेली को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ और ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है। तो इनसे मिलिए, ये है सुमित, जो कि एक आम कॉलेज स्टूडेंट है। अब इसके ना फ्रेंड सर्कल में एक लड़का ऐसा जरूर होता है जो हर दिन इसे यही बोलता है कि भाई कल ना बस 2 पॉइंट से रह गया, वरना 1 लाख रुपए तो पक्का था। सुमित भाई, कल अगर माही को कैप्टन बनाया होता ना तो आज आईफोन 20 प्रो मैक्स प्लस माइनस जो भी है उसे जीत जाता।
तो इस तरह की बातों से ना सुमित के अंदर एक जिज्ञासा जागती है और एक दिन वो सोचता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं। और जैसे ही सुमित उन ऐप्स को डाउनलोड करता है वो घुस जाता है एक ऐसे भूल भुलैया में जिससे निकलना अब उसके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन फैंटेसी ऐप्स के यूजर इंटरफेस को और इनके एल्गोरिदम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वहां के आंखों में चुभने वाले वो वाइब्रेंट कलर्स, कॉइन्स के गिरने के साउंड इफेक्ट्स और सेलिब्रेशन वाले विजुअल्स, ये सब कुछ सुमित के दिमाग में एक इंस्टेंट डोपामिन का रश क्रिएट करते हैं, जिससे शुरू में उसे ऐसा लगता है कि ये बस एक गेम ही तो है, जब मन करेगा अनइंस्टॉल कर दूंगा। लेकिन मन ही तो है, उसी पे काबू करना मुश्किल है, क्योंकि असल में ना वो एक स्लॉट मशीन जैसा ट्रैप होता है जिसमें वो फंसने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने फिल्मों में कोई कैसीनो वाला सीन देखा हो तो वहां पे ना ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनमें लीवर लगा होता है, जिसे खींचने के बाद 3 घूमने वाले सिंबल्स अगर एक ही लाइन में आ जाए तो समझो आपका जैकपॉट लग गया। लेकिन एक स्टडी ये कहती है कि आपका उस मशीन से जीतना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप उस पूरी रात 2,62,144 बार उस लीवर को खींचोगे ना, तब जाके चांस है कि आप एक बार जीत पाओ। और पता है, एक बार लीवर खींचने का ये कैसीनो आपसे $5 से $100 तक का चार्ज करते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, जीतेगा तो कैसीनो ही और हारोगे तो आप ही, और ये तय है। और आज उसी कैसीनो को आप अपनी जेब में लेके घूम रहे हो, जिसे हम ड्रीम 11 और जंगली रमी जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। और अब 1 मिनट में समझा देता हूं कि ये प्लेटफॉर्म कैसे आपको चूना लगा रहे हैं। तो देखिए, एक मैच के दौरान लाखों लोग टीम बनाते हैं, जिसमें से हर कोई मिनिमम 49 रुपए देके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। तो मान लीजिए अगर एक मेगा इवेंट में 1.5 करोड़ लोग 49 रुपए देकर जुड़ते हैं तो टोटल होता है 73 करोड़ 50 लाख रुपए, जिसका 28% जीएसटी तो पहले ही गवर्नमेंट लेके चली जाती है। फिर 20% कमीशन प्लेटफॉर्म फीस ले लेता है। उसके बाद जो बचता है ना, उसमें से भी 30% टीडीएस काट के आपको मिलता है। तो अगर मोटा मोटा बताऊं तो आप चाहे जितना भी पैसा लगा लो, 78% तो ऐप और गवर्नमेंट कमा लेगी आपसे, और ये होना कंफर्म है। और यहीं से हमें जवाब मिलता है हमारे उस सवाल का जो हमने शुरू में उठाया था कि क्या सिस्टम इसमें मिला हुआ है। तो अगर सच कहूँ तो हाँ, क्योंकि इनडायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उसका 50% से ज्यादा तो गवर्नमेंट को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम इन बेटिंग्स ऐप्स को पूरी तरीके से बंद कर ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये बनता है कि उन लोगों का क्या जो इस एडिक्शन के शिकार बनते जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं करेगी? तो इसका जवाब है, अगर बाय चांस सरकार इस फैंटेसी ऐप्स को कंप्लीटली बंद भी करना चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि उनके हाथ बांध रखे हैं एक 150 साल पुराने कानून ने, जिसे अंग्रेजों ने लाया था। क्योंकि साल 1867 में अंग्रेजों ने देखा कि उस वक्त के लोगों के बीच में जुआ और सट्टेबाजी काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है, जिसकी वजह से लोग अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे थे। तब अंग्रेजों ने पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को लाया था, ताकि लोकल और इलीगल गैम्बलिंग हाउसेस को रोका जा सके। लेकिन बाद में लोगों ने इस एक्ट में एक लूपहोल निकाल लिया और सट्टेबाजी को लक का नहीं बल्कि स्किल का नाम दे दिया। अब इसे समझने के लिए हम बात कर सकते हैं 1957 के आरएमडी चमारबाग वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की, जिसमें उस वक्त आरएमडी चमारबाग वाला नाम का एक आदमी हुआ करता था जो कि एक बेटिंग क्लब चलाता था। बाद में जब कुछ लोगों ने उसकी कंप्लेन की ना, तो उसने उल्टा कोर्ट में ही केस फाइल कर दिया कि वो कुछ भी इलीगल नहीं कर रहा है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि जिस गेम में आपकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी यूज होती हो, वो गेम लक का नहीं बल्कि स्किल का होता है। और इन सब के बस 11 सालों बाद हमें देखने को मिला के सत्यनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, जिसमें सत्यनारायण नाम का एक आदमी था जिसने अपने बेटिंग क्लब को बचाने के लिए कोर्ट में फाइट किया। और तब कोर्ट ने यह कहा था कि रमी खेलने के लिए आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, आपको उन कार्ड्स की अच्छी समझ और ब्लफिंग जैसे स्किल आनी चाहिए। जिसके बाद सत्यनारायण ने वो केस जीता था और उस दिन से रमी इंडिया में लीगल हो जाता है। और जब कोर्ट में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश में एक नई डिबेट छिड़ चुकी थी, क्योंकि एक 60 साल पुराने हॉर्स रेसिंग क्लब को लेके एक नई बहस शुरू हो गई कि हॉर्स रेसिंग एक लक बेस्ड गेम है जिसे बैन हो जाना चाहिए। तब KR लक्ष्मणन नाम का एक आदमी निकलकर सामने आता है, जिसने कोर्ट में ये कहा कि हॉर्स रेसिंग में बेट लगाने के लिए घोड़े की परफॉर्मेंस हिस्ट्री, जॉकी के स्किल और ट्रैक की मौजूदा कंडीशन, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सही घोड़े और सही जॉकी पे दांव लगाया जाता है, जिसकी
की वजह से ये एक स्किल बेस्ड गेम है, ना कि लक बेस्ड। और उस केस को जीतने के बाद इंडिया में हॉर्स रेसिंग भी लीगल हो गई। और आपको पता है इन तीनों केस में एक चीज कॉमन थी, और वो ये थी कि इन केस में गैम्बलर्स को बचाने वाला जो एक्ट था ना, जिसका वो बार बार रेफरेंस दे रहे थे, ये वही एक्ट है जो आज भी इन फैंटेसी एप्स को बचा रहा है, जिसे अंग्रेजों ने पता नहीं क्या सोच के बनाया था। और इस गेम ऑफ लक और गेम ऑफ स्किल के बीच के इस फर्क की वजह से आज सट्टेबाजी खुलेआम चल रही है, जिसे ना तो गवर्नमेंट रोक पा रही है और ना ही मैं या फिर आप रोक पाओगे। लेकिन हाँ, एक चीज है जो हम सब एक साथ मिलके कर सकते हैं, और वो ये है कि इस तरह के ऐप्स को तुरंत अपने फोन से अनइंस्टॉल करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस एडिक्शन के बारे में अवेयर करो, ताकि वो सभी लोग इस एडिक्शन से बच सके और अपने मेहनत से बचाए हुए पैसों को बर्बाद ना करें।